वेलकम बच्चों। आज शुरू करने वाले हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इससे पहले कुछ वीडियोज मैंने चैनल पे डाले थे और कुछ लाइव क्लासेज भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड ली थी, लेकिन हर एक क्लासेज में कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू था या जितना बेटर मैं देना चाहता था दे नहीं पाया था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस जीरो से दोनों मीडियम में अपन ऑर्गेनिक को एकदम जीरो से कवर करें। यहाँ पे वो सभी बच्चे ऑर्गेनिक कवर कर पाएंगे जिसको पहले से ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है या बहुत वीक है। किसी को कंफ्यूजन ये है कि सर ऑर्गेनिक को स्टार्ट कैसे करें, सीक्वेंस कैसे फॉलो करें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एकदम जीरो से ऑर्गेनिक को स्टार्ट करूंगा और जीरो से लेके अपन वीडियो को जैसे जैसे एंड पे ले जाएंगे। हर एक वीडियो में, हर एक नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो धीरे धीरे अपन इसकी सिक्वेंस बनाएंगे। और ऑर्गेनिक का जो खेल है ना, वो कॉन्सेप्ट का खेल है केवल। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाओगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितना कॉन्फिडेंस आता है उतना ही सब्जेक्ट में मजा आता है, जितना मजा आएगा उतना इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा। तो स्टार्ट करूंगा मैं एकदम ऑर्गेनिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है? तो ऑर्गेनिक का मतलब ये ज्यादातर अपन सीखते हैं कि जहां भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नजर आए और इनसे रिलेटेड डेरिवेटिव्स जो भी आ जाते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो, साथ साथ इनके साथ कोई भी डेरिवेटिव्स आ जाए जो इनसे मिलके बन रहे हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन और इन दोनों से रिलेटेड जो भी चीजें कंपाउंड होंगे, वो सारे के सारे इनके डेरिवेटिव्स जो आएंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न, है ना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिससे फॉर्म्ड हो कोई भी चीज, है ना, जो भी क्रिएट करता हो किसी चीज को। तो वो सारे के सारे आपके कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इंक्लूड होगा और वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। जैसे बहुत से का आते हैं, जैसे साइनेट वगैरह आ जाते हैं ना, ऐसे ही जैसे CO2 वगैरह, इन सब में क्या होता है? कार्बन इंक्लूड होता है। लेकिन ये सारे कंपाउंड कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा माइंड में सेट कर देता हूँ, जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नजर आए और इनसे रिलेटिव डेरिवेटिव्स की अपन स्टडी करेंगे, वो सारे के सारे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन रीड करेंगे। ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किससे रिलेटेड करेंगे? तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन डील करेंगे कार्बन से रिलेटेड डील। ठीक है। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टीज है, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ उसको लेके। तो सबसे पहले अपन बेसिक स्टडी करते हैं कार्बन से रिलेटेड, जो आप 9th-10th क्लासेज में भी पहले पढ़ चुके हो और छोटी क्लासों में सबको आता है। बट स्टार्ट अपने को जीरो से करना है, इसलिए डिस्कस करेंगे अपन कार्बन को लेके। तो सबको पता है कार्बन क्या होता है। देखिए ये आपका कार्बन है ना, इसको C से रिप्रेजेंट करते हो। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आ जाता है 1s2 2s2 2 की 2। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो जो आउटर क्लास है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अपने को ये पता है कि जितने सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल पीरियड में जो आते हैं, सेकंड और थर्ड जो पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, वो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। किसको फॉलो करना चाहते हैं? ऑक्टेट रूल को, है ना। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने कि ये सब अष्टक नियम का पालन करेंगे बच्चों। तो अष्टक नियम की कहानी क्या होती है? कि अष्टक नियम की एक बड़ी सी सिंपल सी कहानी थी प्यारी सी, कि आउटर क्लास में अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो मोर स्टेबल है। और संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए करते हैं ना। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, पूरी केमिस्ट्री इसी से भरी पड़ी है यार, कि हर कोई स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने को दो कंडीशन दिखाई जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो दो प्रकार की कंडीशन जहां आपने सीखी और जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर देखा, वहां आपने डिसाइड किया था मैक्सिमम टाइम ये मेटलिक कैरेक्टर, ये कैसा है? नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ऐसे कुछ आपने सीखा था, जिनके बीच में जहां मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है उसको आपने क्या बोला था? आयनिक बॉन्ड। वैसे ही मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा कार्बन को लेके। तो कार्बन की देखो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो ये क्या कर सकता है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन लो या चाहे 4 इलेक्ट्रॉन दो, इसके लिए तो सेम ही बात है। तभी ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी का रूल फॉलो करता है। तो होता क्या है कि ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देना ही चाहिए ना ही लेना ही चाहिए। ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है किसी दूसरे के साथ। यानी ये जो बॉन्ड फॉर्म्ड करेगा वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवलेंट बॉन्ड, है ना। ये कैसा बनाता है? सहसंयोजक। नाम से पकड़िए, देखिए सह का मतलब होता है साथ में, संयोजक का मतलब जुड़ जाना, है ना, साथ में जुड़ जाना। कोवलेंट, को का मतलब होता है साथ साथ, है ना, वितस। वैलेंट का मतलब होता है ऐड हो जाना, है ना, ऐड हो जाना। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म कर लेना। तो को का मतलब साथ, है ना, वितस। वितस बॉन्ड अगर फॉर्म कर ले तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड।
जहां भी बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात आती है वहां हर जगह कोवलेंट बॉन्ड होता है। जनरली यहाँ पे मैं आपको बता दूं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या है आपके नॉन मेटल है, और नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या करती है शेयरिंग करती है, इसलिए इनके बिटवीन जो भी बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, जनरली अपन ये मान सकते हैं कि मेटल का नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड होता है वो तो होता है कैसा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और अगर नॉन मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाने लगे तो वो कैसा बॉन्ड होगा आपका, कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरीके से। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, पहले से आता है, बस मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी चीज में दिक्कत ना आए। यहाँ से अगर केमिस्ट्री आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी ऑर्गेनिक कवर कर लोगे भाई। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें थी अपन ने देख ली है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कहानी है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, हल्की हल्की कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसमें। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, अब इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो जहां भी कार्बन की बात आएगी वो 4 वैलेंसी शो करेगा, है ना, 4 संयोजकता बनाएगा, 4 बंध बनाएगा, 4 वैलेंसी शो करेगा, यानी 4 बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, कंप्लीटली 4 वैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखा गया, तो हाइब्रिडाइजेशन देखा गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखा गया, देखो हाइब्रिडाइजेशन को आप हिंदी में बोलते हो संकरण। अब इसकी क्या कहानी है ये भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पहले पढ़ चुके होते हो, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं मैं। यहाँ पे 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे, sp sp2 sp3। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली रियलिटी ये है कि जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन की आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे थे 1s2 2s2 2p2, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इसका 2s ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल आ गया 2p। अब देखिए 2s है 2p है, 2d यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो होता क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन थे इसमें, देखो 1 2 3 4, ओके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर क्लास के। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, तो मैंने क्या बोला मैक्सिमम 4 वैलेंसी में जाने की ट्राई करेगा, तो यहाँ जो ग्राउंड स्टेट है इसमें जो 2s का ऑर्बिटल है इसको अपन एक्साइटेड करके किसमें भेजेंगे, नेक्स्ट वाले में। तो ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा हो जाता है 2s ये 2p। अब यहाँ पे क्या होता है तीनों से, देखो यहाँ पे s है ये 2s है और ये क्या थे 2p। अब अपने को ये भी पता है कि 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन सॉरी एग्जैक्टली सेम नहीं होती, नियरली सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसलिए इनमें आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, ये क्या करते हैं बच्चों, इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो s की एनर्जी मिली 3p ऑर्बिटल की, इस प्रकार देखो 4 नए ऑर्बिटल रेडी होंगे, जितने यहाँ पे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे उतने नए ऑर्बिटल रेडी हो जाते हैं। तो एक ऑर्बिटल यहाँ था 3 यहाँ, तो यहाँ देखो s एक था 3p थे, तो इस प्रकार 4 नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें ईच की एनर्जी क्या होगी सेम होगी sp3 sp3। इस प्रकार यहाँ पे आप पूरा बॉन्डिंग फिनोमेना सीखोगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या है थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा बच्चों, पहले से सबको पता है, वैसे इतना कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं, इसके सीधे सीधे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसकी एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे लास्ट में। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे इसका और डिटेल में सीखना है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक अलग से कराऊंगा, उसमें देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे बेसिकली ध्यान रखो यहाँ पे देखो एक s ऑर्बिटल काम में है 3p ऑर्बिटल, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक s ऑर्बिटल काम में आता 2p के आते तो यहाँ पे sp2 बोल देंगे, एक अगर s का आएगा एक p का आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक दे देता हूँ मैं वैसे तो, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना है ऑर्गेनिक में जहां काम आएगा, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक में जहां आप यूज लोगे तो इसमें एक सिंपल सा पैटर्न यूज लेना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो आपके सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर इनको कंसीडर कर लेना। क्या कंसीडर करना है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो एक तो लोन पेयर कंसीडर करना, लोन पेयर ना कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, दूसरा कंसीडर करना है सिग्मा बॉन्ड, बस इनको ऐड कर देना और ये आपके हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब H इक्वल टू मान लो 2 आए इन दोनों का नंबर तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोल देना, H इक्वल अगर 3 आए तो इसे बोल देना sp2। ठीक है, अगर H इक्वल टू 4 आ गए बच्चों तो यहाँ बोल देना आप बेटा sp3, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पे H से ज्यादा और आता है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक में बहुत कम कैसेज बनेंगे, यहाँ जैसे मान लो ये आ गया तो इसको आप sp3d बोलोगे या dsp3 होगा, ये किस तरीके से होता है ये अलग से अपन सीखेंगे इनऑर्गेनिक पोर्शन में। फिलहाल ये 3 आपको काम में आने। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन जिससे और इजी हो जाए, आपको सबको पता भी है बेसिक। जैसे मान लो ये आ गया आपका, यहाँ देखिए अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर ली, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। देखो इस कार्बन से अगर मैं देखूं सिग्मा बॉन्ड
एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, दो सिग्मा H इक्वल टू यानी हाइब्रिडाइजेशन Sp। यहाँ देख लो, यहाँ कितने सिग्मा भाई, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो Sp इस तरीके से। और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। फिलहाल ये एक सिंपल ट्रिक के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बाकी हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी और बहुत कॉन्सेप्चुअल फिनोमेना है। ओके, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों अपन, C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ एक हाइड्रोजन और आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ किस तरीके से ऐड होते हैं, 9-10 से आप सीखते आए हो। तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं 1 2 3। H इक्वल टू कितना आ गया, देखो लोन पेयर बचेगा नहीं, कार्बन ने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दी। देखिए H इक्वल टू 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ देखो बच्चों क्या होता है, काउंट कर लो सिग्मा। देखो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, सेकंड बॉन्ड पाई होता है, आपको सबको अच्छे से पता है। तो फर्स्ट सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है। जहाँ भी पहला बॉन्ड बने वो सिग्मा है, उसके बाद जो भी बॉन्ड बने दो एटम के बीच में सेम कंडीशन वो पाई होंगे, है ना। तो सिग्मा पाई पाई यही कहानी है आपके सिलेबस में। इसके अलावा डेल्टा वगैरह की कहानी आती है, लेकिन आपके लेवल से बाहर है, अभी डिस्कस करेंगे आगे, धीरे धीरे थोड़ा जानकारी देंगे उनकी। तो यहाँ देखो 3 आ गए तो वापस sp2, H का वैल्यू 3 आ गया है ना। ऐसे ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल अपन सोल्व करते हैं फिर से। ये देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, आप देखिए यहाँ पे ये कार्बन को अगर नोटिस करोगे तो ईच कार्बन है ना, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है, तो H इक्वल टू 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल इस बार H2O। तो H2O क्या होता है, OHH। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। बॉन्ड कितने बने हैं, 2। तो देखो आप 2 लोन पेयर बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस तरीके से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन क्या होता है ऐसे 1s2 2s2 2p4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 4 8। आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन देखो 6, दो ही बॉन्ड में काम में आए शेयरिंग में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 लोन पेयर होंगे। इस प्रकार देखो ऑक्सीजन के पास, चाहे आप नोटिस कर लो, यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 1 2 3 4, टोटल सिग्मा कितने हो गए 4, सॉरी 2 तो हो गए सिग्मा, 2 हो गए लोन पेयर। तो H का वैल्यू 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से H2O भी कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है NH3। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 होते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ इसको किस तरीके से बनेगा, NHH। अब आप खुद से नोटिस करो यार, नाइट्रोजन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। बॉन्ड कितने बनाए हैं, 3। तो 2 क्या बच गए इलेक्ट्रॉन, तो 1 बच गया लोन पेयर। तो यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया वैल्यू, 4 आ गया। तो ये क्या हो गया sp3। तो आपको NH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बता देना, sp3। अब इसका क्या मीनिंग होता है डिटेल में सीखते रहेंगे, पूरा केमिस्ट्री इसी से भरा पड़ा है अपना ऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोल दिया PCl5, तो यहाँ पे सॉरी PCl3 को देखते हैं, सिलेबस में भी sp sp ऐसे इतना काम नहीं आता, ये चीजें बाहर की हो जाती है। देखो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन 5 थे, 3 यहाँ आ गए, 1 नॉन पेयर बच गया, 3 रेड 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3, कुछ इस तरीके से। ओके, तो H का वैल्यू निकालो। H का वैल्यू क्या होता है, लोन पेयर के नंबर कंसीडर करो और प्लस में सिग्मा बॉन्ड्स, बस। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, 2 एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड बने वो सिग्मा, उसके बाद कोई भी बने वो पाई होता है, उसको अपने को कंसीडर नहीं करना है, सेकंड और थर्ड बॉन्ड अगर बने 2 एटम के बीच में। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन माइंड रखना है। ओके, अब इसके बाद में बात आती है हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या प्ले होगा, यहाँ पे इसका रोल क्या प्ले होता है वही चीजें समझनी है। तो इसमें मैं कुछ चीजें और डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, तो आप खुद से थोड़ा आइडिया लगाओगे आप देखो। तो अब आपने एक चीज रीड की होगी छोटी क्लासों में कि जो एटम्स आता है उसके सबसे क्लोज जो ऑर्बिटल्स आते हैं s आते हैं, फिर थोड़ा सा p ऑर्बिटल आएंगे, फिर क्या आएंगे d ऑर्बिटल्स आएंगे ऐसे। तो न्यूक्लियस के जो सबसे क्लोज आता है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज आता है s, फिर आता है p, फिर आता है d, फिर f, इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे वैसे GH वगैरह ये पॉसिबल एग्जांपल्स आपके लेवल से बहुत ज्यादा एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए s का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। फिर यहाँ जैसे जैसे आगे जाओगे अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, और ज्यादा आगे गए अट्रैक्शन और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, जितना क्लोज होगा ना आकर्षण उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ जिसमें s परसेंटेज ज्यादा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो अब आप खुद से सोचो यार, 3 प्रकार के मैं आपको यहाँ पे
पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। जैसे एक तो आ गया sp, एक आ गया sp2, एक आ गया sp3। तो आप खुद से सोचो यार, sp में s परसेंट कितना है 50%, p का परसेंटेज s और p का है ना 50 लिया, इसमें देखो s का परसेंट हो गया 33.33, ये हो गया 66.667, ये आ गया कितना 25%, ये आ गया भाई यहाँ पे 75%। तो s परसेंटेज जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद में बात आती है sp sp2 sp3 कैसे आता है, मैंने पहले सिखा दिया। इसके अलावा एक छोटी सी बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बच्चों आप हिंदी में बोलते हो विद्युत ऋणता, क्या होती है विद्युत ऋणता? हाँ, विद्युत ऋणता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन करने की जो टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो आप खुद से सोचो यार, जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कह सकते हो जिसका s परसेंटेज हाई होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो यहाँ पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे sp बता दिया, कहीं पे sp2 और कहीं पे sp3, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? sp करेगा, ठीक है, फिर sp2 फिर sp3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीक्वेंस रहेगी, विद्युत ऋणता का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहेगा, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ का रहेगा। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताऊंगा जो आपके सिलेबस में उससे एग्जिट कुछ नहीं करता। एक्चुअली मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर ऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शंस भरी पड़ी है, इतने ज़्यादा कैटलिस्ट दे रखे हैं, इतने ज़्यादा इंटरमीडिएट दे रखे हैं, कार्बोकेटाइन कैसे बनाए, कार्बेनियन कैसे बनाए, फ्री रेडिकल रिएक्शन का कैसे पता लगे, एडिशन रिएक्शन का कैसे पता लगे, और ये रिएक्शंस अगर हो रही है तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें बहुत डाउट्स क्रिएट करती है। तो इसको लेके अपन एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ऑर्गेनिक में, जहाँ जीओसी का मैं पोर्शन कराऊंगा उसमें कंप्लीटली इन चीज़ों को लेके डिस्कस करूंगा। आज के इस पोर्शन में मैं थोड़ा सा आपको नोमेनकल्चर को लेके आइडिया दे देता हूँ कि जो नेमिंग का प्रोसेस है वो क्या है। वैसे इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे सबसे पहले बर्जीलियस वगैरह आए थे तो उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक होती है ना, ये एक तरीके से बीटल फॉर्मूला है। मतलब ये क्या है कि पहले से बने हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको क्रिएट कोई नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डायरेक्टली क्रिएटेड है ना, बीटल फॉर्मूला है। लेकिन जैसे ही वॉलर वगैरह आए तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट वगैरह लिए और उससे यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन करके देखा। तो उसने जस्ट आइडिया दिया कि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले ऐसा माना गया था, विट्रोल फिनोमेना माना गया था, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया जा सकता है। तो उसी आधार पे इन चीज़ों को ऑर्गेनिक की नींव रखी गई। अब ऑर्गेनिक की ज़्यादा हिस्ट्री कोई खास वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले से है, ये अप्रोक्सीमेट 200 ईयर पहले ऑर्गेनिक के बारे में स्टार्टिंग ही हुई। और ऑर्गेनिक में धीरे धीरे न्यू साइंटिस्ट आए, जैसे बर्जीलियस था, वोलर था और गेलुस्की वगैरह थे। इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, यहाँ पे न्यूमेंस वगैरह गए थे, फिशर वगैरह साइंटिस्ट के भी नाम थे, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए। और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करके, जैसे कंट्रीब्यूट करके काफ़ी रूल्स दिए। वो साइंटिस्ट के जो नाम है आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी याद नहीं रखता हूँ क्योंकि उनका कोई यूजेज आने वाला नहीं है। फिर भी बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए कि जहाँ इसका फादर कौन होता है, कौन कहाँ से स्टार्टअप करता है, तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन में टॉपिक के साथ साथ आपको देता रहूँगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन आज आईपीएससी का पोर्शन। उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला अगर माइंड में सेट रहेगा तो आप इजी गोइंग आईपीएससी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आईपीएससी में क्या होता है, कुछ रूल काम करने हैं अपने को। अब वो रूल क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। इससे पहले के वीडियोज में मैं सिखा चुका हूँ आपको, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से उन चीज़ों को मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो देखो क्या क्या होता है। एक तो वर्ड आ जाएगा इसमें परफिक्स, ठीक है, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा सफिक्स। ये तीन चीजें काम करेंगी एज ए फॉर्मूला टाइप में, है ना। तो परफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। परफिक्स को बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल शब्द। और भी इनके नाम आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट वर्ड यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका मीनिंग लास्ट में एंड में सेम निकल के आएगा। तो तीन चीजें आप देखो, हिंदी में अगर समझना चाह रहे हो तो पूर्व का मतलब पहले से, लगन का मतलब जुड़ा हुआ, जो वर्ड से पहले जुड़ जाए उसी को पूर्व लगन बोलेंगे, ठीक है। मूल शब्द ये बताएगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन वगैरह कितने हैं। इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा भाई। अणु का मतलब होता है पीछे है, लगन का मतलब जुड़ जाना। तो कोई किसी के पीछे लग जाता है, भाई अणु लगन हो गया है,
पीछे लग गया है, ये तो जुड़ गया है, अब तो चिपक गया है, तो वो कंडीशन होगी अनुलग्न वाली, ठीक है। इंग्लिश में नाम को पकड़िए। प्री का मतलब होता है परफिक्स, परफिक्स का मतलब प्री, प्री का मतलब स्टार्ट में है ना, परफिक्स स्टार्टिंग में यूज करेंगे है ना। वर्ड रूट मैन जो नंबर ऑफ कार्बन उसको रिप्रेजेंट करेगी। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है, फिक्स का मतलब होता है ऐड होना, सब का मतलब होता है सप्लीमेंट्री के तौर पे, एंड में, लास्ट में है ना। तो यहाँ पे आपको जो प्रीफिक्स आएगा वो सबसे पहले आईपीएससी ने में जब भी आप नेमिंग करोगे उसके रूल को मैं बता रहा हूँ। नोमेनक्लेचर का जो रूल है, आईयूपीएससी का जो रूल है बच्चों, आपका इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो आती है, उसका जो रूल कहता है वो ये कहता है सबसे पहले आप परफिक्स को रिटर्न करो, देन वर्ड रूट को, देन सफिक्स को। इस तरीके से इनको रूल परफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स को अपन एंटर करते हैं नेमिंग में। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए जो आपको परफिक्स है बेटा, इसको टू टाइप से समझना पड़ेगा। परफिक्स जो आता है आपका टू टाइप का आता है। तो फर्स्ट परफिक्स आएगा, एक तो आता है सेकेंडरी परफिक्स, एक तो क्या आएगा सेकेंडरी परफिक्स, ठीक है, सेकंड परफिक्स, और दूसरा आता है भाई इसमें फर्स्ट परफिक्स। अब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है यार, द्वितीयक और प्राथमिक वही है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट परफिक्स है, फर्स्ट परफिक्स। और यहाँ पे मैं बात करूंगा वर्ड रूट सेम ही टाइप की रहेगी, सफिक्स भी टू टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है अब मैं आपको समझाऊंगा। एक तो आएगा बेटा इसमें टाइप्स, टाइप्स कैसे मैं अभी समझा दूंगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या होता है इन चीजों को मैं क्लियर करता हूँ ना, मुख्य क्रियात्मक समूह और ये प्रकार किस तरीके से। तो यहाँ पे सेकेंडरी परफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी परफिक्स का मतलब है कि जो आपको सबसे पहले नेमिंग में लिखना है, मतलब कोई भी आईपीएससी नेमिंग लिखो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसको सेकेंडरी परफिक्स को। अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह अलग से सीखेंगे। तो जैसे सेकेंडरी परफिक्स का मतलब आ गया, इसमें जैसे एग्जांपल आ गया आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका आ गया, जैसे मान लो ये आ गया मैथिल ग्रुप आ गया, एक कार्बन के साथ है, दो कार्बन के साथ है एथिल ग्रुप, ये सब है ना, एल्काइल वगैरह, ये सारे के सारे जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे देखे जाएंगे, ये आपके सेकेंडरी परफिक्स होंगे। फर्स्ट परफिक्स का मतलब होता है आपका जो कंपाउंड है ना, जिसका भी आप नेमिंग करने जा रहे हो, जो आपके सामने कंपाउंड रिटर्न होगा वो कैसा है। अब वो नॉर्मल टाइप है या साइक्लो टाइप है या बाईसाइक्लो टाइप है या स्पाइरो, इस टाइप से है ना। स्पाइरो, बाईसाइक्लो, साइक्लो, नॉर्मल, ये क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक दो मिनट में। मूल शब्द का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पैरेंट चेन में, क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन है ना, या मेन चेन। अब ये मेन चेन पैरेंट चेन क्या होती है ये सीखेंगे अभी डिटेल में। टाइप्स का मतलब होता है सारों के बीच में बॉन्ड जो बन रहा है ना मेन चेन में, तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो इन एंड यूज में लेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन बॉन्ड यूज में लेंगे। अब मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से भरी पड़ी है, और 11th और 12th में आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं से कवर होता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप में ही भरा पड़ा है ना, इसी में है पूरा क्वेश्चन। तो अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, एल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, एस्टर है, एमाइड है, ये सारे के सारे है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये जितने भी ग्रुप है ना, चाहे वो एल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, है ना, ROR, ईथर, एस्टर, ये सब जितने भी है ना आपके एमाइड वगैरह, एमीन वगैरह, ये सारे के सारे, ये जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे मैक्सिमम, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, वो सब तो लिस्ट इंपॉर्टेंट में इधर ले लेंगे। बाकी इनको छोड़ के जितने भी अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, यहाँ पे इन सब के अलावा यहाँ पे आ जाएगा जैसे एनहाइड्राइड वगैरह, और इन सब के अलावा जितने भी कार्बोक्सिलिक है जैसे RCOH आ गए ना, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये सब जितने भी ग्रुप आएंगे, एस्टर वगैरह, ये सारे के सारे यहाँ पे एस्टर आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इन सब के अलावा आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप में मेन टाइप के मैक्सिमम यहीं पे आएंगे, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब इनमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर आप मेन फंक्शनल ग्रुप को दोगे, है ना, मुख्य क्रियात्मक समूह। इसके अलावा जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उनको एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को आयन। ये सारी चीजें आप बेसिक क्लास में सीख चुके हो, मैं बस इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग में इसको काम में ले लेते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर उधर से शुरू होगा, जस्ट उल्टा काम होगा। किस तरीके से होता है मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कहीं पे एकदम ओपन टाइप का है, इस टाइप से रिंग है ना, इस टाइप से दिखा रहा है, सॉरी इस टाइप से दिखा रहा है, तो यहाँ कोई रिंग नहीं है, इस तरीके से देखो यहाँ कोई रिंग नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल टाइप का, है ना।
और अगर मान लो ये क्लोज आ जाए कुछ इस तरीके से बच्चों, तो इसको बोलते हैं आप साइक्लो। और जैसे मान लो दो कार्बन इस तरीके से आ जाए, इस प्रकार से दो साइकिल बने हुए आ जाए, इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन, बाईसाइक्लो। इसको बोलेंगे चक्रीय साइक्लो, इसको बाईसाइक्लो। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में सेम ही नाम याद रखना पड़ेगा आपको। अगला आता है स्पाइरो। स्पाइरो क्या होता है, जैसे मान लो एक से अधिक रिंग है कुछ इस तरीके से और इनमें बीच में एक कार्बन कॉमन हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड से स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाएंगे। इनको डिटेल में मैं आईपीएससी सिखाने वाला हूँ, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट क्या है मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, पहले से आपको पता है, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में इसके सीधे एग्जांपल कराऊंगा। और एनिनाइन बस ये तो ये बताएगा कि आपकी पेरेंट चेन हो या साइड चेन हो, उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे किस तरीके से कंट्रीब्यूट है। उसके बाद में आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेलेक्ट करने में काम आएगा। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप में आपको फंक्शनल ग्रुप नेमिंग में एक फंक्शनल ग्रुप जितने भी आते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हाईएस्ट होता है, तो वो मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा जिससे इनके जितने क्वेश्चन है वो सारे इजी गोइंग आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अपन ऑर्गेनिक को शुरू किस तरीके से करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया हल्का सा, जो आपको पहले पता था कि ऑर्गेनिक शुरू होगी कार्बन और उससे जो कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन से या कार्बन से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो इन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, और इनसे क्रिएट होने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स है वो सारी स्टडी करनी है अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें मैंने फर्स्ट पोर्शन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रोल है। इसके अलावा मैं सिखाऊंगा उसमें बाद में सिग्मा पाई बॉन्डिंग वगैरह कैसे होती है, वो सारा केमिकल बॉन्डिंग में वैसे स्टडी करते हैं अपन। उसके बाद में मैं स्टडी कराने वाला हूँ आपको आईपीएससी नेमिंग को लेके, तो उसका एक फॉर्मूला बताया कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, तीन चीजें काम आनी है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये टू टाइप से यूज लेने हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा फर्स्ट प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर सफिक्स। अब मैंने आइडिया दे दिया प्रीफिक्स क्या होते हैं, आपके प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है ये थोड़ा सा बता दूंगा अभी, और आपको सफिक्स आपको पहले से बता दिया। तो तीन चीजें बच्चों, पूर्व लगन, मूल शब्द और अनुलगन। अब मूल शब्द का क्या मीनिंग है आपने पहले से बहुत सीख रखा है छोटी क्लासों में, मैं थोड़ा सा बस समराइज करा देता हूँ फटाफट आपको। तो जैसा कि हर टीचर समराइज कराता है इसको, वर्ड रूट को हर कोई बताता है, इतनी बार बता दिया होगा कि मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को सेट है माइंड में, 10 तक तो सबको सेट रहता है, उसके बाद में क्या दिक्कत आती है वो भी देख लेते हैं। तो मैं 1 से लेकर 100 तक कार्बन कवर कराऊंगा आपके। देखिए कहानी बहुत मजेदार रहेगी आज की। तो वर्ड रूट देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, फिर डायरेक्ट वहां पे ट्रिक से एग्जांपल करेंगे ना, और नेम, बस इतना ही। ओके, तो जैसे मान लो मैं नंबर ऑफ कार्बन 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो नंबर 1 कार्बन आएगा तो इसके लिए वर्ड यूज में आएगा मैथ, इधर ही लिख देता हूँ मैथ। नंबर 3 को लिखेंगे प्रोप, 4 को लिखेंगे ब्यूट, हिंदी में लिख देंगे पेंट, हेक्स, इसको हेप्ट और सेप्ट दोनों बोलते हैं, ठीक है भाई। अगला आता है ऑक्ट, अगला आएगा नो, फिर आएगा टेक। यहाँ पे पता नहीं ठीक से दिख रहा है कि नहीं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ फटाफट, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और टेक। देखिए यहां तक सबको पता है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में आगे का थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे मान लो सी 10 के बाद में मैं सीधा 20 का बोलता हूं, तो इसको बोलते हैं आइकस, आइकोस या इकोस। अगर मैं 30 की बात करूं तो इसको बोलते हैं ट्राइकोन। अगर C40 की बात करूं तो टेट्राकोन। अगर 50 की बात करूं तो पेंटाकोन। अगर 60 की बात करता हूं बच्चों तो इसको बोलेंगे हेक्साकोन, इस तरीके से। 70 की बात करेंगे तो हेप्टाकोन या सेप्टाकोन। 80 की बात करें तो ऑक्टाकोन। 90 की बात करें तो नोनाकोन। 100 की बात करें तो
हेक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेमिंग बहुत इजी है यार, कुछ नहीं करना है, 1 से 10 तक तो आपको पता है। इसके बाद में देखो आगे क्या आता है, जैसे मान लो कहीं पे 1 कार्बन देखिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा देखिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे 1 कार्बन आ जाए तो वहां वर्ड यूज में लेना है अन या है, ठीक है, 2 आ जाए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कार्बन में 2, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 कार्बन आए तो वहां यूज में लेना है डू या डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, फिर 4 के लिए टेट्रा पेंटा ऐसे आ जाएगा ना, तो बीटीसी डॉट 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 इस टाइप से यूज लेना आपको बस आईपीएस में भी। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको 10 का पता है, अब मैं 11 की बात करूंगा तो यहाँ पे 11 को क्या बोलेंगे, तो मैंने बोला 11, देखो कितना कार्बन है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा, किससे, 10 से, तो 10 से 1 एक्स्ट्रा है तो 1 के लिए यूज में लो अन, फिर बाद में यहाँ पे देखो क्या है 10 कार्बन डे, तो नाम हो गया अनडे, इस तरीके से, ठीक है, ये वर्ड। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 22 लेता हूँ, तो 22 क्या हो गया, कार्बन 20 से 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है तो डू, उसके बाद में देखो 22 क्या बोलते हो, आइकस, तो डू आइकस, डू आइकोस, ओके, लेट्स क्लियर। ऐसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो 34, तो 34 देखो C34, यहाँ पे देखिए 30 से कितना एक्स्ट्रा है, 4, तो बच्चों 4 के लिए क्या बोलोगे, 4 के लिए मैंने क्या बोला, वर्ड यूज में लेना है टेट्रा, तो टेट्रा ले काम में लो। 30 को क्या बोलोगे बेटा, ट्राइकोन, तो टेट्रा ट्राइकोन, इस तरीके से, ओके, लेट्स क्लियर। इस तरीके से आपका आईपीएससी में वर्ड रूट यूज में लेते हैं। कुछ एग्जांपल रिटर्न कर लो, उसके बाद में और एग्जांपल इधर देखते हैं, चलो। तो जैसे मैं बात करूंगा 54, तो बेटा कार्बन 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 4 के लिए यूज में लो टेट्रा, तो ये ले लिया मैंने टेट्रा, और उसके बाद में 50 को क्या बोलते हो, पेंटाकोन्ट, ओके, लेट्स क्लियर, इस तरीके से। और एग्जांपल जैसे मान लो मैं लेता हूँ कार्बन 88 है, तो 88 में देखो आप 80 से कितना एक्स्ट्रा, 8 एक्स्ट्रा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्टा, और 80 को क्या बोलेंगे, ऑक्टाकोन्ट, तो ऑक्टा ऑक्टा कॉन्ट, लेट्स क्लियर। इस तरीके से आप जितने भी एग्जांपल्स आएंगे सारे आप वर्ड रूट काम में ले सकते हो। मैं आपको मजेदार चीज बता दूं, अगर आप 11th-12th के लिए सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कार्बन 10 तक सफिशिएंट है। अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल जानना चाहते हो तो 15 तक सफिशिएंट है, और अगर नीट जेई एडवांस तक भी अगर आप जाते हो तो बेटा 20 कार्बन से मैक्सिमम आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे वर्ड रूट में। तो 20 से लेस देन आपको माइंड रखने, जैसे 20 से लेस देन मैंने सारे बता दिए किस तरीके से होते हैं, ओके। बाकी आपको 100 तक भी जरूरत पड़े तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। तो वर्ड रूट को लेके आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जांपल पे अटैक करते हैं ना, तो बेसिक एग्जांपल पे अटैक करते हैं स्टार्ट में, देखिए क्या होता है। तो सीधे एग्जांपल पे आ जाते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, जो रिवर्स एग्जाम वगैरह में काफी बार पूछे गए लास्ट टाइम में एग्जाम वगैरह में, और जैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में कंपटीशन एग्जाम में बनने के चांसेस बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। तो दोनों वीडियो में अपन कोशिश करेंगे एक साथ कवर करने की। जहां आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले कमेंट सेशन में मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पे मेरे को डाल देना, मैं ट्राई करूंगा कुछ बेटर इंप्रूवमेंट करने की। तो आई होप कोऑपरेट करोगे आप लोग। देखिए एग्जांपल शुरू करते हैं, तो उससे पहले कुछ रूल्स और काम करेंगे इसमें। तो इसमें क्या रूल काम करते हैं वो मैं आपको आईपीएससी के कुछ रूल बता देता हूँ, है ना। तो रूल क्या है इसके, देखो 3-4 पॉइंट्स है, और उन रूल्स को अगर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा वो ज्यादा समझ में आएंगे क्वेश्चन से। रूल पहला तो यही है कि सिलेक्ट द पेरेंट चेन, ठीक है। अब ये पेरेंट चेन क्या होती है, इसका रूल अलग से सिखाऊंगा। अब सिलेक्ट द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के अलावा जितने भी अदर्स जो भी आपका ग्रुप हो चाहे चेन हो, अदर्स जो चेन होंगे है ना, अदर्स चेन जो होगी उनको आप बोलोगे या तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या साइड चेन, ठीक है बच्चों। मैं साइड चेन बोलूंगा, आप भी साइड चेन ही बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप बोलो या साइड चेन्स बोलो, ये आपकी पेरेंट चेन होगी। इसको कई लोग मेन चेन भी बोलते हैं ना, तो इसको मैं हिंदी में बताऊंगा। सबसे पहला रूल यही है कि आप चुनाव करो किसका, सिलेक्ट करो, है ना, किसको, मेन श्रृंखला, है ना, मुख्य श्रृंखला को बच्चों। इसके अलावा जितनी भी श्रृंखलाएं बच गई उसको आप बोल दो साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला बोल दो, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, कुछ भी बोल दो, प्रतिस्थापी समूह भी बोलते हैं इसको, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह। लेकिन यहाँ पे मैं यूज करूंगा आपको, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, साइड चेन बोलूंगा, जो भी इसके अलावा जो भी बचेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल आता है आईपीएससी का, वो ये आता है कि पेरेंट चेन जो है उसको सिलेक्ट करने के रूल क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम दिखे,
वो सिलेक्ट करो। पहला रूल यही है, अगर किसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एक से ज्यादा पोजीशन पे सेम हो तो आप प्रायोरिटी दो नंबर ऑफ साइड चेन। किसको प्रायोरिटी दो? नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब जिधर से आपको साइड चेन ज्यादा मिले उसको प्रायोरिटी दो पेरेंट चेन देने में। मान लो कहीं पे नंबर ऑफ साइड चेन भी सेम मिल जाए तो वहां पे देखिए आप यहाँ पे लोवेंट वैकेंट रूल, ये लोवेंट वैकेंट रूल क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जिधर मैक्सिमम नंबर साइड चेन को क्लोज मिले, क्लोज का मतलब नियरेस्ट नंबर मिले ना, कम से कम नंबर मिले, उसको प्रायोरिटी दो। अगर मान लो ये भी पोजीशन सेम दिख जाए तो यहाँ यूज लेना आपको बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? ये होता है कि मतलब जिसका आईपीएससी नेम आपने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि सबसे पहले नेम किसका आ रहा है, वर्ड रूट करके देख लो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये जो मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा अभी क्वेश्चंस में। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, इसके अलावा देखो और भी कुछ रूल्स होते हैं। इनके अलावा जो रूल्स काम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इनको प्रायोरिटी इनसे भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और इन सबसे भी बढ़ के आपको रूल यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे जब आपके पास में कोई मेन फंक्शनल ग्रुप दिया जाए। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जो आपको मैंने सेकेंडरी सफिक्स बताए थे, वो आएंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर इन्हीं से लेना पड़ेगा, पेरेंट चेन इन्हीं से डिसाइड होगी। तो सारी चीजें ये लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ ये आ गए तो इनको प्रायोरिटी दो, और ये और आगे साथ साथ तो ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आएंगे। अब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है ये लास्ट में आपको एक ट्रिक वाइज, एक क्या दो तीन ट्रिक से अलग अलग तरीके से बता दूंगा, हर बार कुछ अलग तरीके से बताता रहूंगा, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझते चलना भाई। जैसे जैसे आप इन चीजों को समझोगे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट होंगे, कुछ एग्जांपल्स आप साथ साथ निकालोगे तो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएंगे। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा इन चीजों को लेके, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ले आता हूं जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों ये हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं रहेगा इसमें, आप ऑर्गेनिक में चाहे आप नेम को हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है। और मैक्सिमम टाइम सबको लिखना लास्ट में भी इंग्लिश में ही है, तो हैबिट डाल लो भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। मैं कोशिश करूंगा दोनों चीजें बाई लैंग्वेज आपको करा पाऊँ, बाकी आप थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिए, फोकस करने की कोशिश करिए। स्टार्ट में हो सकता है एक दो वीडियो आपको इरिटेट करेगी, सर कुछ नया सिखा ही नहीं रहे, सब बता रहे वही बता रहे, तो कुछ अलग तरीके से बताएंगे सारी चीजों को, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर लेक्चर को आप कंटिन्यू देखना है, ठीक है। तो अब शुरू कर रहा हूँ मैं भाई, कुछ एग्जांपल्स है ना बेसिक से एकदम। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो साइड चेन है ना उसकी नेमिंग में एक चीज ध्यान रखनी है, एन हटा के वाई एल लगा देना है। जैसे मान लो दो कार्बन था तो इसका नाम हो गया मीथेन, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सॉरी दो कार्बन है तो एथ बोलेंगे, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसका नाम हो गया एथेन। अगर ये साइड चेन का काम करेगी तो एथ तो ऐसे कैसे रहने दो, यहाँ वाई लगा दो तो एथाइल, इस तरीके से। हिंदी में इसको एथिल बोलेंगे, वैसे इथाइल बोलते हैं, ठीक है। कैसे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे तीन कार्बन है, अब तीन सॉरी ये कार्बन कितने हो गए 1 2 3, तीन कार्बन को बोलते हो प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल तो प्रोपेन नाम हो गया। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोप, वाई एल लगा देना, प्रोपाइल प्रोपेन, इस तरीके से। लेट्स क्लियर। तो बच्चों शुरू करें एग्जांपल। तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप आएंगे वहां एन हटा के वाई एल चिपका देना, बस इतना ही। बाकी सेम टू सेम रूल आपको फॉलो करने हैं मेरे भाई। तो किस तरीके से अपन रूल फॉलो करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, देखिए एकदम जीरो से अपन ले जाएंगे इन चीजों को आगे तक। देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है इसमें, सबसे पहले जहां से क्वेश्चंस जनरेट होना स्टार्ट होंगे वहीं से शुरू करते हैं अपन इनकी कहानी। तो सबसे इजी प्रोसेस से स्टार्ट करता हूं मैं, मान लो ये एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत आसानी से अपन देखेंगे, धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे जहां जहां आपको जिगजैग लाइन दिखती है उसका मतलब वहां कार्बन इंक्लूड है, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हो गए 5। अब 5 कार्बन में यहाँ पे देखो कोई साइड चेन वगैरह नजर नहीं आ रही, मुझे कुछ चेन वगैरह कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा, सीधे सीधे 5 कार्बन नजर आ रहे। तो वर्ड रूट लिखो आप, 5 कार्बन के लिए कितना क्या वर्ड यूज में आता है आपको पता है सबको अच्छे से, पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो मैंने बोला था जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे देखो एन लगाओ, जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड अगर दिख जाए तो वहां आयन लगाना है, ये वर्ड याद रखो बस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो यहाँ पे पेंट एंड, बस ये नाम हो गया पेंट एंड। अभी कैसा है भाई ओपन चेन है तो इसके आगे लगा सकते हो नॉर्मल पेंटेन, है ना, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण पेंटेन, ठीक है भाई। एन पेंटेन लगाओ और एन को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब मैं इसी को इस तरीके से बना दूं बच्चों, जैसे मान लो ये हो गया इस तरीके से। अब कंसीडर करिए कार्बन 1 2 3 4 5, क्या इस बार भी कार्बन 5 ही है, लेकिन ये कार्बन कैसा है भाई, यहाँ ओपन चेन थी इसलिए एन पेंटेन बोला नॉर्मल,
यहाँ कैसी है, क्लोज है, क्लोज है तो कैसी है, बंद है, बंद है तो एक साइकिल बना रही है, एक चक्कर बना रही है, इसलिए इसका नाम हो गया चक्रीय, है ना। तो साइक्लो वर्ड या काम में लेंगे अपन यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो। सबसे पहले ये कैसी है बेटा, साइक्लो, क्लोज है ना। उसके बाद कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को क्या बोलोगे, पेंट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल है तो क्या लगा दो एन, ये हो गया नाम साइक्लो पेंट है। इस तरीके से ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। तो मैं आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगा दूं डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, तो इस दौरान क्या हो जाता है, जब भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो नंबरिंग उधर से लो जिधर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। इधर देखो 1 2 3 पे आएगा, इधर 1 2, तो इधर से नंबरिंग शुरू कर दो बस, 1 2 3 4 5। अब नेमिंग वही रहेगा, देखो एन नॉर्मल टाइप का है, कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट। अब क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, नहीं, इस बार डबल बॉन्ड भी है। कौन से इसमें पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मिनिमम नंबर लिखो 2 इन, बस डबल बॉन्ड आया, इन लगा दिया, देखो, ठीक है, बस खत्म। तो इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटेन 2 इन या नॉर्मल पेंटीन, और पोजीशन लगा देना जिस भी पोजीशन पे है। यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, देखो इस बार भी क्लोज तो है, तो वर्ड आएगा साइक्लो। कार्बन कितने, वही 5 कार्बन को लिखोगे पेंट। अब क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, इस बार नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे नंबरिंग शुरू करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया पेंट 1 इन, या पेंटीन डायरेक्ट लिख दो, 1 को लिखो ना लिखो डायरेक्ट वो मान लिया जाता है। ओके, लेट्स क्लियर। तो कुछ एग्जांपल जो हल्के हल्के थे, जो आपको पहले से आते थे, मैंने बस मेमोराइज कराने की कोशिश की हूँ। आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है धीरे धीरे। अब जैसे 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम आने लगे, तो 2 अगर ग्रुप सेम आए तो डाई वर्ड यूज में लेते हैं, 3 आए तो ट्राई, 4 आए तो टेट्रा, इस तरीके से, है ना। 2 के लिए डाई, 3 के लिए बेटा ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे 5 आए तो पेंटा, हेक्सा, ऐसे आते जाएंगे, है ना, हेक्सा, इस तरीके से वर्ड यूज में लेना होता है। किस तरीके से होते हैं, 1 2 एग्जांपल कराता हूं मैं आपसे, देखिए धीरे धीरे इनको इंक्रीज करेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो रहा था, इस बार देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इधर से भी नंबरिंग शुरू कर लो, चाहे इधर से कर लो एक बार। इस बार कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है या डबल भी है, डबल है। कहाँ कहाँ है, 1 और 3 दो जगह है, तो 1 3 दो बार सेम आए तो डाई 3, इस तरीके से, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ करा देता हूँ, 1 2 3 4। लो देखिए इस बार क्या है भाई, यहाँ पे कंपाउंड क्लोज है तो साइक्लो कैसा है, 4 कार्बन है, ब्यूट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, इस बार नहीं है, इस बार भी डबल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ, 1 और 3 पे, तो 1 3 2 टाइम्स सेम आ गया, तो क्या लगा दो डाई, ये इस तरीके से। ओके, ये बेसिक हो गया। इसके बाद में और थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, दोनों प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आए तो डबल बॉन्ड को देना। क्यों, यहाँ आता है इन, यहाँ आता है वाई, ठीक है। तो ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो गया, 4 कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूट। इस बार 1 पे देखिए इन है और 3 पे क्या है, आई, बस ये नहीं हो। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड यूज में लो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, इस तरीके से इनके नेमिंग यूज में लेनी होती है, ठीक है बच्चों। लेट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चंस को थोड़ा इंप्रूव करेंगे ना, एग्जांपल को थोड़ा इंप्रूव करते हैं लेवल पे। तो देखिए क्या होता है, कहानी बड़ी मजेदार तरीके से देखेंगे इन चीजों को। इजी है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा इस टाइम, बाकी बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको दे दूं इस तरीके से, अब यहाँ पे देखो ये आपकी मेन चेन हो सकती है 1 2 3 4 कार्बन, इधर भी लेते हो तो 1 2 3 4, किधर से भी ले लो, या 1 2 3 4 किधर से भी ले लो, एक ही बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबरिंग किधर से शुरू करूं, तो इधर भी सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, इधर भी सेकंड कार्बन, तो ये आपकी मेन चेन हो गई, ठीक है, जो सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद में देखो ये साइड चेन का काम करेगी, ये भी साइड चेन का, तो ये तो हुई आपकी मेन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है, इसको पेरेंट चेन ही बोलेंगे। और ये क्या हो गया आपकी साइड चेन, ये भी साइड चेन। कितने कार्बन की बात, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो इसका नाम क्या हो गया, एक कार्बन के लिए बोलोगे मैथ, सारे बॉन्ड सिंगल है तो मैथिल,
सॉरी मैथिल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया ना, ये लगा दो सीधा मैथिल या मिथाइल। ये कितने कार्बन है? 4। बस नेम लिखना है तो सबसे पहले आप साइड चेन को लिखो। साइड चेन कहाँ कहाँ है? 2 और 3 पे, तो आ गया 2 3, दो बार सेम है तो डाई मैथिल। कितने कार्बन है भाई टोटल? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को आप बोलोगे ब्यूट, सारे कौन सिंगल है तो ब्यूटेन। इस तरीके से आ गया समझ में? ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। धीरे धीरे इनको इंक्रीज करेंगे एग्जांपल के लेवल को। जैसे ये आ गया, अब देखिए यहाँ पे ये 4 कार्बन की रिंग है, लेकिन उसके अलावा यहाँ देखो ये साइड चेन का काम करेंगे, ये साइड चेन का। ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हो एथ, और यहाँ वाई है तो एथिल। ये क्या आ गया? एक कार्बन तो मैथिल या मिथाइल इथाइल। ओके, अब मैं आपसे पूछूं नंबरिंग किधर से शुरू करें, तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओ आप। ई इधर आ रहा है, इधर एम आ रहा है, ये पहले आएगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गई आपकी नंबरिंग। अब देखिए नेम लिखना है तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखो, साइड चेन को लिखो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोजीशन में ई आ रहा था तो 1 एथिल, इसके बाद देखो 2 पे आ रहा था मैथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। इससे पहले ये कैसे क्लोज, तो साइक्लो 4 कार्बन को लिखोगे ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल तो ब्यूटेन, इस तरह से ब्यूटेन। ओके, ये हो गई इनकी नेम। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? इस तरीके से आप एग्जांपल करोगे इनके। अब धीरे धीरे इन एग्जांपल का लेवल और इंक्रीज करते हैं अपन, जिससे आप इनको और इजी क्लियर कर पाओ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाओ। अगला आता है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस बार देखोगे आप तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 1 2 3, इधर से देखो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। सिलेक्ट कर लो किधर से, इसमें देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, या था 1 2 3 4 5, या था 1 2 3 4 5, तो यही आएगी आपके मेन चेन, ये ले सकते थे। अब देखिए इधर देखोगे तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, इधर भी 3 पे साइड चेन है, ये आएगी मैथिल, ये आएगी एथिल। तो सबसे पहले एथिल वाली से नंबरिंग करेंगे इधर इथाइल, और ये आ गया मिथाइल। ओके, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग क्या होगी? देखिए सबसे पहले 3 पे क्या था? एथिल, उसके बाद में क्या आएगा बेटा? 4 पे क्या है? मैथिल या मिथाइल। ओके, टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन को बोलोगे एक सारे कौन सिंगल है, इस तरीके से। लेट्स के लिए अब इसमें कुछ एग्जांपल थोड़ा सा इंक्रीज करके देखेंगे अपन, थोड़ा सा जिससे आपको इजी लगे, है ना, सारी चीजें समझना आसान हो जाए। तो कुछ डिफरेंट टाइप से देखें कैसे आते हैं इसको। इस प्रकार से अगर कहीं दिया जाए तो नेमिंग किस तरीके से करें, तो देखो आपको ये अच्छे से पता है। इस बार डबल बॉन्ड दे दिया तो ये आपकी मेंशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ये नंबर हो गया 1 2 3, इधर से भी ले लो, चाहे एक ही बात है 1 2 3। अब इस प्रकार नंबरिंग, जब इस प्रकार कंडीशन दी जाए तो नेमिंग किस तरीके से करें। जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए तो इसकी नेमिंग इस तरीके से करते हैं, देखो एल लगा देते हैं ना इसके नंबर को, और फिर ब्रैकेट में रिटर्न करते हैं अपन, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इसको डेस्क लगा के नंबरिंग करेंगे 1 डेस्क 2 डेस्क, तो ये आ गया 1 डेस्क पे कैसा ग्रुप है? मैथिल। 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो गया? एथिल। तो ये हो गया इसका नाम 1 डेस्क मैथिल एथिल। ओके, बस खत्म, बाकी नेम वैसे की वैसे। तो ओवरऑल यहाँ पे देख लो कितने पे था ये? 3 पे। 3 पे क्या आ गया? 1 डेस्क। देखो यहाँ पे डेस्क लगाना है, बस ये आपकी एज इट इज पेरेंट्स है इनके लाइक बिहेव करेगी, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के लाइक बिहेव करेगी। लेकिन नेमिंग में ये ध्यान रखना, यहाँ पे एन ई 9 की जगह क्या लगाना? वाई एल ई। देखो 1 2 कार्बन, 1 डेस्क पे क्या था? मैथिल ग्रुप, तो 1 डेस्क मैथिल। 2 कार्बन की चेन है तो एथिल। इस तरीके से 1 डेस्क मैथिल
और क्या है, 2 कार्बन की चेन है तो एथिल, 2 कार्बन की चेन थी, बस ये हो गया 3 पोजीशन लिख दी। अब इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो 5 कार्बन को लिखोगे पेंट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है इस बार? नहीं, 1 और 4 पे कैसा है डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 4 डाई इस तरीके से नेमिंग होगा बच्चों। ओके, रेस्ट क्लियर। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, एग्जाम्पल वगैरह थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इससे जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आईपीएससी नेमिंग है वो, साथ साथ में इस स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड को भी लेके कंप्लीट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा। आज के वीडियो में मैंने बस बेसिक इंट्रोड्यूस किया है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स है, स्ट्रक्चर्स है, क्वेश्चंस है, वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।